आओ राहुल। ये किसकी आवाज है और मैं कहाँ पे हूँ? राहुल, तुम्हारा अब मौत हो चुका है। तुम अब भुवरलोक में आ चुके हो। कर्म के हिसाब से तुम्हें यहाँ से अब यमलोक भेजा जाएगा। ये बात सुनकर राहुल की आत्मा बेचैन हो जाता है और बोलता है, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यमलोक जाना नहीं चाहता हूँ। मैं पृथ्वी लोक पर अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशी से रहना चाहता हूँ। परंतु ये कैसे संभव है? उन दोनों का तो मौत हो चुका है और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। हे भगवान, मैं अपनी जिंदगी में बहुत बुरा काम किया हूँ। मैं अपनी पत्नी और बेटी को बहुत दुख दिया हूँ। इसके लिए मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। मुझे एक बार और मौका दीजिए। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। मैं फिर से सबके जीवन खुशहाल से भरना चाहता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे और एक मौका दीजिए। ऐसे कह के राहुल का आत्मा भगवान के सामने बार बार विनती करने लगा। ठीक है राहुल, मैं तुम्हें तुम्हारा गलती सुधारने का एक अवसर देता हूँ और तुम्हें आज से 30 दिन अतीत में भेजता हूँ। इस 30 दिन तुम्हारे लिए बहुत अहम है। तुम अपने आप को सही साबित करके इस इम्तिहान में खड़ा उतरना है। उसके बाद राहुल घर के अंदर जाता है। ही उसको 30 दिन बाद की बात याद आ गया, जिस दिन उसकी पत्नी और बेटी जल कर मरे थे। सब कुछ ठीक कर दूंगा। नहीं, मैं ऐसा अब होने नहीं दूंगा। मैं सब तभी उसकी 5 साल की बेटी रिया पापा पापा बोलकर दौड़कर राहुल के पास आ जाती है। राहुल अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगता है। अच्छे पापा, रोते नहीं हैं। आप मत रोइए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। पापा, आप मत रोइए, मैं। राहुल को ये सुनकर लगा जैसे उसकी ऊपर बिजली गिरी हो, क्योंकि राहुल को पता था कि पहले दिनों में वो कितना बदमाश था। वो एक ऐसा दौर था जिसमें राहुल का सारा वक्त शराब पीने में और जुआ खेलने में बीतता था। वो पहले अपना सब कुछ खोकर अपनी पत्नी अंजलि की कमाई से शराब पीता था। अगर वो ऐसा ना करता तो शायद पागल हो जाता। घर में रोज लड़ाइयाँ हो रही थी, जिसका असर रिया की ऊपर भी पड़ रहा था। इसलिए अंजलि रिया को बोर्डिंग स्कूल में डालना चाहती थी, ताकि घर की माहौल से वो दूर रह पाए। लेकिन राहुल सब कुछ बर्बाद कर चुका था। वो रिया को बोर्डिंग स्कूल में भेजने के खिलाफ था, इसलिए दोनों के बीच रोज लड़ाई होती थी। ये सब पुरानी बातें सोच सोच कर राहुल दुखी होकर रो रहा था। रिया लगातार राहुल को सांत्वना दे रही थी। रिया केवल 5 साल की थी, लेकिन अपनी उम्र के बच्चों के मुकाबले कहीं ज्यादा समझदार हो चुकी थी। उसे बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाने का मन था, लेकिन उसे स्कूल के लिए पैसों की जरूरत थी और इसी बात पर मम्मी पापा हमेशा लड़ते थे। इसलिए भले ही वो स्कूल जाना चाहती थी, फिर भी चुप रहती थी और इस बारे में कुछ भी नहीं कहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके मम्मी पापा उसकी वजह से फिर से लड़ाई करें। 5 साल की बच्ची के लिए ये सब बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। राहुल ने अपने आंसू पोंछते हुए अपनी बेटी को उठाया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा और कल आपको स्कूल ले जाऊंगा। ठीक है ना बेटा? सच में आप मुझे स्कूल लेकर जाओगे? एकदम से रिया की आंखें चमक उठी। लेकिन पापा, हमारे पास तो पैसे नहीं है। आप और मम्मी
फिर से झगड़ा तो नहीं करोगे ना? नहीं रिया बेटा, मैं अब आपकी मम्मी से कभी झगड़ा नहीं करूँगा। ये सुनते ही रिया का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो नाचने लगी। तभी अंजलि ऑफिस से घर आती है। अंजलि भले ही 25-26 साल की थी, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ से वह काफी उम्र की लगने लगी थी। उसकी चेहरे से वह सख्त मिजाज और डोमिनेटिंग लग रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। उसे देखकर राहुल थोड़ा हिचकिचा गया। रिया खुशी से बोली, मम्मी। और दौड़कर अंजलि की पास गई। अंजलि प्यार से उसकी सर पर हाथ रख दी। माँ बेटी को इतनी प्यार से मिलता देखकर राहुल को गिल्टी हो रहा था। अंजलि की चेहरे पर राहुल के लिए कोई भाव नहीं था। उसकी नफरत अब निराशा में बदल चुकी थी। अब वो राहुल की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। रिया खुशी से अंजलि को बोलती है, मम्मा, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? तुम्हारे लिए मैंने इस बैग में समोसा लाई हूँ। आज सुबह तुम बोली थी ना तुम्हारे लिए समोसा लाने को। देखो, मम्मी समोसा ले आई। समोसा? ऐसे बोलकर रिया समोसा की पैकेट को हाथ से पकड़ ली। तब समोसा की गर्मी की वजह से वो पैकेट को नीचे रख दिया। राहुल बैठा बैठा दोनों को देख रहा था। मेरी बच्ची जो एक समोसा पैकेट की गर्मी को बर्दाश्त कर नहीं पा रही है, वो आग से जलकर मरी। ऐसे सोचकर वो और भी दुखी हो जाता है। तब रिया मुस्कुराकर राहुल की तरफ देखकर बोली, पापा, मम्मा समोसा लाई है, चलो मिलकर खाते हैं। राहुल अपनी पत्नी और बेटी को देखकर बहुत खुश हो रहा था। वो अंजलि को अपने किए हुए सारे गलती के लिए माफी भी मांगना चाहता था, लेकिन अंजलि की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर उसका दिल बैठ गया। फिर भी वो हिम्मत करके उसके पास गया और बोला, अंजलि, मैंने तुम दोनों को बहुत तकलीफ दिया है, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ मैं सुधरने की पूरी कोशिश करूंगा। आज से मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। तुम कभी खुद को अकेली मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारी दुख में और सुख में साथ दूंगा। लेकिन अंजलि को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये बातें वो पहले भी कई बार सुन चुकी थी। पैसे ना होने पर तुमसे ज्यादा समझदार, तुमसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल दुनिया में कोई भी नहीं है राहुल। पर तुम्हारे ये सारे कस्मे वादे शाम तक भी नहीं टिक पाएंगे। अंजलि, मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज मेरा यकीन करो। राहुल सच में सीरियस था, लेकिन अंजलि राहुल की एक भी बात नहीं सुनी। इसलिए राहुल दुखी होकर वहां से चला गया। अंजलि अपने पति को अच्छे से जानती थी। उसकी नजर में राहुल एक बहरूपिया था, जो कुछ पैसे पाने के लिए कोई भी रूप बना सकता था। लेकिन इस समय वो एक समझदार और जिम्मेदार इंसान था। थोड़ी देर में वो एक बेचारा बन जाएगा, और अगर पैसे ना मिले तो वो खूंखार दरिंदा भी बन सकता है। उसे बस कैसे भी अंजलि से कुछ पैसे हथियाने थे। राहुल की पुरानी आदतों को सोच सोच कर अंजलि परेशान थी। अगले दिन राहुल फिर से अंजलि के पास आया और बोला, अंजलि, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तुम्हारी सैलरी आ चुकी है क्या? ये बात सुनकर अंजलि गुस्से में मन ही मन बोली, अच्छा, ये पैसे के लिए कल मेरे सामने इतना अच्छा बन रहा था, ये कभी नहीं सुधरेगा। फिर अंजलि ने राहुल को कहा, नहीं, मुझे सैलरी नहीं मिली है। मैं कुछ पैसे मेरी फ्रेंड से उधार लाई हूँ, उसमें से तुम्हें जितना चाहिए तुम ले जाओ, लेकिन मुझे शांति से जीने दो। राहुल, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अंजलि ने रुआंसी आवाज में राहुल को फटकार दिया, लेकिन राहुल शांत से उसकी बात सुनता रहा। वो अच्छे से जानता था कि पिछले कुछ सालों में उसने क्या नहीं किया। वो अपने और अंजलि के मिलने वाले हर एक इंसान को ठग चुका था। कितने अनजान लोगों को चुना लगा चुका था,
जो दरवाजे पर आकर गली गलौज करते थे, जिनको अंजलि को ही डील करना पड़ता था, क्योंकि ऐसी हालत में राहुल चुपचाप कहीं पर निकल जाता था। और तो और राहुल ने घर का सारा कीमती सामान बेच चुका था, इसलिए अंजलि की गुस्सा भी जायज था। उसके बाद राहुल अंजलि की पर्स में से 2000 रुपए लिए। रुपए लेना उसकी मजबूरी थी, वो बिल्कुल खाली हाथ था और फिर से शुरू करने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। राहुल चुपचाप बैठकर सोच रहा था कि इन पैसों से वो क्या कर सकता है। बहुत सोचने के बाद उसे एक आइडिया मिल गया और वो घर से बाहर चला गया। इस समय राहुल की 3 प्रायोरिटी थी। सबसे पहले रिया को किसी डे बोर्डिंग स्कूल में एडमिट कराना, दूसरा किसी भी हाल में अंजलि की हिम्मत टूटने ना देना, तीसरा जल्दी से जल्दी पैसे कमाना। और अभी राहुल के पास सिर्फ 2000 रुपए थे। उसने उस रुपए से फूल खरीदा। शादी और फेस्टिवल्स का समय था, इसलिए वो उन फूलों को थोड़ा सा ज्यादा पैसों से बेचा। उसका सारा फूल बिक्री हो गया। उसने उस दिन 8000 रुपए कमा लिया था। तब रात की 10 बज चुके थे। वो घर जाने के लिए निकल पड़ा। उसने साथ में घर के लिए कुछ राशन की सामान लेकर आया था। उस वक्त अंजलि और रिया सो चुके थे। राहुल बहुत थक चुका था, इसलिए वो सोने के लिए जब अपने कमरे में जाता है, तब उसने अंजलि की बैग लिविंग रूम के टेबल में पड़ा हुआ देखता है और उसके साइड में वो एक एनवॉलप रखा हुआ था। राहुल ने एनवॉलप खोला। ये एक लीगल नोटिस था। राहुल वो नोटिस पढ़ा। पढ़कर उसका होश उड़ गए। अभी अंजलि को इस नोटिस के बारे में पूछना ठीक नहीं होगा। कल सुबह उसे पूछ लूंगा। अगले दिन राहुल जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट तैयार कर लेता है। कॉलेज के दिनों से ही अंजलि को नूडल्स पसंद था। अंजलि जब उठी तो उसने देखा कि राहुल किचन में नूडल्स बना रहा है। वो उसको कुछ ना कहकर ऑफिस के लिए रेडी होकर बाहर आई। रिया अभी तक सो रही थी। अंजलि को देखकर राहुल ने उसे कहा, अंजलि, ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम डाइनिंग टेबल में बैठो, मैं लेकर आता हूँ। तब अंजलि किचन में झांकी। आज काफी दिनों के बाद किचन कुछ भरा भरा सा लग रहा था। राशन सब्जी सभी अपनी जगह पर रखे हुए थे, लेकिन अंजलि को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ रही थी। वो अपनी टेंशन में ही थी। वो किचन से जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। राहुल नूडल्स की प्लेट रेडी कर कर अंजलि को दिया और कप में चाय भी दिया। रिया सो ही रही है क्या अभी? अंजलि ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं आज उसे किसी डे बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन कराने जा रहा हूँ। अंजलि कहीं खो हुई थी। उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। अंजलि, सुनो, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम बस धीरज रखो। राहुल अंजलि को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर अंजलि को मानो कोई फर्क ही ना पड़ा हो। वो चुपचाप अपना नूडल्स खा रही थी। अंजलि, तुम सुन रही हो ना? मेरा विश्वास करो, मैं इस बार सच बोल रहा हूँ। राहुल ने फिर से समझाने की कोशिश की, पर उसकी बातों से अंजलि इरिटेट हो रही थी। कैसे करूं विश्वास राहुल? मुझे एक बार बताओ, तुम ये बात मुझसे कितनी बार कह चुके हो? तुम कैसे सब कुछ ठीक करोगे? क्या कर लोगे तुम? तुम्हारे फिजूल खर्चे को मैं आज तक पे कर रही हूँ। क्रेडिट कार्ड का बिल 5 गुना हो चुका है। एक भी ड्यू समय पर नहीं जाता। सारा दिन मेरी बच्ची इस घर में अकेली रहती है। कभी सोचा वो अकेली सारा दिन घर में कैसे बिताती होगी और मुझ पर क्या बीतती होगी ऑफिस में? राहुल, तुम कुछ नहीं कर सकते। प्लीज तुम मुझे झूठा दिलासा देना बंद करो। मेरी दुनिया उजड़ चुकी है। ये सोच सोच कर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कंपनी की काम में। कंपनी को मेरी कारण बहुत बड़ा लॉस हुआ है, इसलिए कंपनी ने मुझ पर 20 लाख का फाइन मारा है। मेरे पास 1000 रुपए भी नहीं है। मैं 20 लाख कहाँ से लाऊं?
ऐसे बोलकर अंजलि रोने लगी। अंजलि, मैं तुमसे वादा करता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर मैं तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल दूंगा। मैं 20 लाख का बहुत जल्दी बंदोबस्त कर दूंगा। बस तुम हिम्मत मत हारना। ये बात सुनकर अंजलि गुस्से से उसको बोली। 100 रुपए भी है तुम्हारे पास और तुम 20 लाख की बात कर रहे हो? ऐसे बोलकर वो घर से ऑफिस के लिए निकल गई। राहुल को अंजलि की बात से दुख पहुंचा, लेकिन अंजलि का गुस्सा होना भी जायज था। उसके बाद राहुल अपनी बेटी रिया को उठाया और उसे ब्रश करवाया, उसको खाना खिलाया और उसकी बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए उसे रेडी किया। उसके बाद राहुल रिया को किड्स किंगडम स्कूल में लेकर जाता है। मिस्टर राहुल, एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद ही हम बच्चे को डे केयर में रखते हैं। आपको पहले पूरी फीस जमा करनी होगी। हाँ मैडम, मैं समझता हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मुझे 2-3 दिनों का ट्रायल दिया जाए। रिया कभी हम लोगों से दूर नहीं रही है, पता नहीं वो यहाँ दिन भर रह पाएगी या नहीं, और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम इसके बगैर रह पाएंगे या नहीं। अगर 3 दिन सब कुछ ठीक रहा तो मैं एडमिशन करा दूंगा। मैडम, आप मुझे गलत मत समझना, एडमिशन तो मुझे वैसे भी करना ही है। बस मुझे ये देखना है कि रिया सारा दिन यहाँ रह पाएगी या नहीं। राहुल के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, पर कैसे भी वो रिया को घर में अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किड्स किंगडम स्कूल के एडमिशन ऑफिस में आर्गुमेंट कर रहा था। रिया स्कूल की ग्राउंड में बच्चों को खेलते हुए देखकर उसको ये स्कूल पसंद आ रही थी। बात सिर्फ एडमिशन के पैसे अरेंज करने की थी और राहुल कुछ समय लेना चाहता था, इसलिए ही इतना डिस्कशन हो रहा था। थोड़ी देर के डिस्कशन के बाद बात बन गई। कुछ छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज के बाद किड्स किंगडम स्कूल 3 दिन के लिए मान गया, लेकिन 3 दिन के बाद 50,000 रुपए जमा करने थे। उस स्कूल में 6 मंथ की फीस एक साथ में जमा करनी पड़ती थी, इसलिए राहुल रिया को स्कूल में छोड़कर फिर से फूल बेचने के लिए फ्लावर शॉप पे गया और फूल खरीदा और ढेर सारा फूल बेचा। शादी का मौसम था, इसलिए उसको शादी में फूल डेकोरेशन के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिल गया। उस दिन उसको एडवांस में 30,000 रुपए मिले थे। उसने तुरंत ही अगले दिन उस क्लाइंट के घर जाकर फूलों से मंडप डेकोरेट किया। तब उसने क्लाइंट को फोन पे बात करते हुए सुना। मुझे जैसे भी हो किंग प्रॉन चाहिए। किंग प्रॉन मेरी बेटी की शादी का मेनू में हाईलाइट था और आप लोग देने से मना कर रहे हैं। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। मैं आपकी परेशानी समझता हूं सर, बट ड्यू टू सम अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस हमारा स्टाफ कल रात पार्टी में किंग प्रॉन सर्व नहीं कर पाएंगे। आई एम वेरी वेरी सॉरी सर। अनबिलीवेबल। तो अब आप क्या प्लान कर रहे हैं? होटल स्टाफ किंग प्रॉन की जगह कोई और फूड सर्व करना चाहते हैं। वी आर ट्रूली सॉरी फॉर दिस सिचुएशन सर। हम मेनू के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन दे सकते हैं। नहीं, मेनू में किंग प्रॉन फाइनलाइज हुआ था। मुझे इसमें कोई भी बदलाव नहीं चाहिए। मुझे वही चाहिए जो आप लोगों ने करने को वादा किया था। मुझे उम्मीद है कि जैसे कि आपने वादा किया था, कल की पार्टी में किंग प्रॉन सर्व होना ही चाहिए। मुझे मेरी बेटी की शादी के फंक्शन में बहुत ही उम्मीद है। अगर आप अपना वादा पूरा नहीं कर सकते तो आपके होटल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के अलावा मेरे पास अब कोई चारा नहीं बचेगा। दरअसल राहुल की वो क्लाइंट शहर की जाने माने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स में से एक थे और उन्होंने अपनी बेटी की शादी की केटरिंग के लिए होटल ग्रीन पार्क को ऑर्डर दिए थे। राहुल अपनी क्लाइंट अशोक वर्मा की बात सुनकर वहां से चला गया। राहुल बाहर आकर उसको एक आइडिया सोचा, इसलिए वो सीधे सी फूड मार्केट जाता है। अभी दिन के 12 बज चुके थे। राहुल वहां सी किंग सप्लायर के पास जाना था, जो सी फूड का सबसे बड़ा सप्लायर था। राहुल के पास केवल 40,000 रुपए थे। सी किंग सप्लायर कुछ ही कदमों की दूरी पर था। तभी कुछ लोग राहुल का रास्ता रोककर खड़े हो गए। कैसे हो राहुल, हमें भूले तो नहीं? विक्रम और उसके कुछ दोस्त राहुल का रास्ता रोककर खड़े थे।
राहुल अपने फ्यूचर को कितना भी सुधारना चाहता हो, पर अपने पास से इतनी जल्दी छुटकारा नहीं पा सकता था। विक्रम और राहुल के बीच पैसों को लेकर झगड़ा था। असल में राहुल विक्रम को कई बार ठग चुका था और आज पता नहीं कहां से वो सामने आ गया। विक्रम, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ पर मिल गए। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कैसे हो तुम लोग? इससे पहले कि विक्रम और उसके साथी कोई एक्शन लेते, राहुल ने अपनी तरफ से पहल कर दी। राहुल की इस कदम से विक्रम और उसके साथी हैरान हो गए। ये बेवड़ा राहुल जो सिर्फ नशे और जुएबाजी के अलावा और कुछ नहीं जानता, ये आज हमें क्यों ढूंढ रहा है? राहुल आगे कहता चल रहा था। सुनो, हम लोगों के बीच जो भी मच है, हमें उसे खत्म करना है। मैं तुम्हारा सारा पैसे तुम्हें दे दूंगा। पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। चलो पास में किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठकर बातें करते हैं। राहुल ने सबके लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर किया। फिर विक्रम से पूछा, मुझे तुम्हारा कितना पैसे देना है? विक्रम इस क्वेश्चन के लिए तैयार नहीं था। राहुल के इतना पूछने पर विक्रम मन में कैलकुलेट करने लगा। मुझे ठीक से याद नहीं है। तब राहुल ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही बीच में बोल दिया। इतनी जल्दी क्या है? आराम से जोड़कर बता देना। अभी ये बताओ, इस मौसम में मुझे किंग प्रॉन कहाँ मिलेंगे? क्या ये सीकिंग सप्लायर मुझे डिलीवरी दे पाएगा? राहुल जानबूझकर विक्रम का माइंड डाइवर्ट कर रहा था। बिजनेसमैन अपनी बिजनेस की बातों में ज्यादा ध्यान देता है। राहुल की चाल कामयाब रही। विक्रम अपने पैसे जोड़ने के बजाय किंग प्रॉन के बारे में सोचने लगा। विक्रम यहाँ का लोकल था और सी फूड मार्केट का मेन सप्लायर भी था। वो इस बिजनेस से जुड़े कई लोगों को जानता था और राहुल को अच्छे से पता था कि विक्रम अपने बिजनेस को लेकर काफी सीरियस रहता था। उसने जो कमिटमेंट कर दिया उसे वो पूरा करता था, इसलिए राहुल ने उसे बात करना ठीक समझा। कुछ सोचकर विक्रम ने कहा, इस मौसम में तो किंग प्रॉन मिलना मुश्किल है। बहुत लिमिटेड सप्लाई है, रेट बहुत ज्यादा है। खरीदार आते नहीं तो कोई ज्यादा स्टॉक रखता नहीं। स्टॉक मतलब? मुझे फ्रोजन नहीं, जिंदा किंग प्रॉन चाहिए। लेकिन राहुल, तुम इतने सारे किंग प्रॉन का क्या करोगे? इस समय इसका कॉस्ट ज्यादा होगा। किलो का कॉस्ट 1200 रुपये तक जाएगा। जितना पैसे लगेगा मैं देने को तैयार हूँ। मुझे कम से कम 2000 किलो चाहिए, लेकिन जिंदा। अच्छा, तुम्हें ये कब तक चाहिए? कल सुबह 11 बजे तक। देखो, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। मुझे आसपास की सभी दुकानों में बात करनी होगी। मुझे शाम 4 बजे तक का टाइम दो, तभी मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें 50% पेमेंट एडवांस में देने होंगे। ठीक है, तुम मुझे पहले कंफर्म करो, फिर मैं तुम्हें एडवांस दे दूंगा। उसके बाद दोनों ने अपना नाश्ता खत्म किए और राहुल रिया को स्कूल से लाने के लिए चला गया। दोनों बाप बेटी स्कूल से आने के बाद साथ में खाना खाए और खेलने लगे। तभी विक्रम का फोन आता है। हाँ विक्रम, बोलो। राहुल, एक सप्लायर मिल गया है। कल सवेरे 8 बजे तक तुम्हारा ऑर्डर पूरा हो जाएगा। अच्छा सप्लायर है, शहर के कई होटल में वो ही डिलीवरी करता है। अच्छा ठीक है, तुम उसे हाँ बोल दो और तुम मुझे 1 घंटे के बाद MG रोड पे मिलो। मैं तुम्हें एडवांस दे दूंगा। उसके बाद राहुल रिया को लेकर MG रोड जाता है। उधर विक्रम उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। विक्रम, अब मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए है। बाकी की पैसे मैं तुम्हें डिलीवरी के बाद दे दूंगा। लेकिन हम दोनों के बीच तो 50% पेमेंट एडवांस में देने का बात हुआ था ना? हाँ हुआ था, लेकिन मेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन तुम मेरा विश्वास करो, कल किंग प्रॉन की डिलीवरी होने के बाद मैं इसकी सारे पैसे दे दूंगा। ठीक है, लेकिन कल मुझे सारा पैसे चाहिए। और हाँ, किंग प्रॉन कहाँ डिलीवरी करना है? कल सुबह 10 बजे तुम किंग प्रॉन लेकर होटल ग्रीन पार्क के सामने मेरा वेट करना। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। अच्छा ठीक है।
उसके बाद राहुल विक्रम को 1 लाख रुपए देता है और रिया को लेकर मॉल जाता है। उसके लिए ड्रेस और टॉय खरीदता है। उसके बाद वो दोनों मूवी देखने जाते हैं। मूवी देखने के बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तब रात की 11 बज चुका था। अंजलि घर 8 बजे आ चुकी थी। राहुल और रिया इतनी रात हो गई थी घर नहीं आए हुए थे। इस बात से वो परेशान थी। अंजलि को राहुल से कोई मतलब नहीं था। उसे बस रिया की चिंता हो रही थी। हालांकि अंजलि जानती थी कि राहुल रिया को कितना चाहता है। वो मन ही मन सोचकर डर रही थी। आज राहुल के पास शायद पैसे हैं, इसलिए वो रिया को घुमाने लेकर गया है। लेकिन राहुल का कोई भरोसा नहीं है, कहीं रिया के सामने ही वो पीने ना लग जाए। जैसे जैसे समय बीत रहा था, साथ में अंजलि की डर और गुस्सा बढ़ रहा था। करीबन रात की 12 बजे राहुल और रिया घर पहुंचे। घर में घुसते ही अंजलि राहुल को खा जाने वाली नजर से घूर रही थी। राहुल ने उसे पूछा, खाना खाया तुमने अंजलि? अंजलि पहले से ही गुस्से में थी। राहुल का सवाल सुनते ही अंजलि फूट पड़ी। मैंने पिछले कई सालों से एक निवाला अच्छे से नहीं खाया है राहुल। तुमने मुझे इस लायक छोड़ा ही नहीं है। दिन भर के बाद जब शाम को घर आई तो मेरी बेटी घर पर नहीं है, और इतनी छोटी बच्ची को लेकर तुम इतनी रात को कहाँ थे? अंजलि, तुम्हारा गुस्सा जायज है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है। मुझे जरूरी काम था, तुम घर पर नहीं थी, इसलिए मैं रिया को साथ में लेकर चला गया। तुम रिया से पूछ सकती हो कि हमने आज क्या किया। रिया, मम्मी को बताओ आज तुमने क्या क्या किया। मम्मी, मैं आज स्कूल गई थी। वहाँ पे मैंने पढ़ाई की, खेली और मुझे नई फ्रेंड्स भी मिले। उसके बाद पापा मुझे मॉल भी लेकर गए। मेरे लिए ड्रेस खरीदे, टॉय खरीदे, फिर हमने मूवी देखी और उसके बाद रेस्टोरेंट में खाना खाया और आपके लिए भी लेकर आए हैं हम। ये बात सुनकर अंजलि और भी गुस्सा हो गई। तुम्हें झूठ बोलना किसने सिखाया? मम्मी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि कह रही हो तुमने झूठ नहीं बोला? तुम जानते हो ना, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है राहुल। तुमने ही रिया को झूठ बोलना सिखाया। तुम खुद तो अपना और मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, अब अपनी बेटी का भी जिंदगी बर्बाद करने से पीछे नहीं हट रहे हो। ऐसे बोलकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। दुखी मत हो रिया, मम्मी अब गुस्से में हैं। कल जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा वो तुमसे बात करेगी। अब रात बहुत हो गई है, चल सोने जाते हैं। अगले दिन अंजलि ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसे जल्दी ऑफिस जाना था। तभी राहुल वहाँ पर आता है। अंजलि, मेरी बात सुनो। अब कहने सुनने की क्या बात रह गया है राहुल? तुम लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम अपनी लाइफ में जो भी करो, लेकिन मेरी बच्ची को इन सब से दूर रखो। कल वो तुम्हारे वजह से मुझसे झूठ बोली। मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ अंजलि, और रिया भी तुमसे झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने कल रिया को स्कूल लेकर गया था। उस बीच मैंने फूल बेचना का बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है। फिर मैंने रिया को स्कूल से घर भी लेकर आया था। तभी मुझे एक जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। तुम घर पर नहीं थी, उसे घर पर अकेली छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने रिया को अपने साथ ले गया। काम खत्म होने के बाद मेरे पास कुछ पैसे बचे थे, इसलिए मैंने रिया को मॉल लेकर गया। हमने शॉपिंग किए, मूवी देखे, रेस्टोरेंट में खाना खाया, इसलिए घर आते आते लेट हो गया। कल पहली बार रिया को इतनी खुश देखकर मैं भी खुश हो गया था। मेरी बात को विश्वास करो, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर भगवान ने चाहा तो मैं बहुत जल्दी तुम्हें 20 लाख रुपए दे दूंगा। तुम अपनी ऑफिस में पैसे देकर टेंशन फ्री रह पाओगी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी कोई भी मदद। मैं नहीं कर सकती तुम पर विश्वास। बस मेरा और मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हारे छाये से भी अपनी बच्ची को दूर रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम रिया को लेकर बाहर जाओ, और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम रिया के साथ घर में रहो। तुम्हारे साथ रहकर वो क्या सीखेगी राहुल? अंजलि नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, और वो सच कह रही थी।
राहुल का अब तक का रिकॉर्ड बहुत खराब था, इसलिए अंजलि अपनी जिंदगी से निराश थी। मैं सब ठीक कर दूंगा अंजलि, तुम चिंता मत करो। तुम कैसे सब ठीक करोगे राहुल? फूल बेचकर तुम 20 लाख रुपए कमाओगे? क्यों मुझे तुम झूठे दिलासे दे रहे हो राहुल? मुझे अपनी हालत में छोड़ दो। ऐसे बोलकर अंजलि गुस्से से ऑफिस के लिए निकल जाती है। अंजलि की ऑफिस जाने के बाद राहुल रिया को रेडी कराकर स्कूल छोड़ा। तभी विक्रम का फोन आता है। राहुल, तुम्हारा काम हो गया। मैं 2000 किलो किंग प्रॉन्स लेकर ग्रीन पार्क होटल के पास खड़ा हूँ। ठीक है, तुम वहाँ मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। उसके बाद वो ग्रीन पार्क होटल में गया। मेरा नाम राहुल है, मुझे परचेस मैनेजर से बात करनी है। सर, क्या आपने उनसे मिलने की अपॉइंटमेंट लिए है? नहीं, आप उनसे जाकर बोलिए कि मेरे पास 2000 किलो किंग प्रॉन्स है। आप बैठिए सर, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। राहुल वहाँ पर रिसेप्शन में बैठा था। तभी वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर आती है। सर, मैंने परचेस मैनेजर आकाश सर से बात कर ली है, वो आपका उनकी केबिन में इंतजार कर रहे हैं। चलिए सर। उसके बाद राहुल परचेस मैनेजर आकाश की केबिन में जाता है। हेलो मिस्टर राहुल, बोलिए कैसे आना हुआ? सर, मेरे पास आपके लिए एक जबरदस्त डील है। मेरे पास 2000 किलो जिंदा किंग प्रॉन्स है। 2000 किंग प्रॉन्स? इम्प्रेसिव। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस डील में और भी बहुत कुछ है? मैं आपको ये सारे किंग प्रॉन्स बेचना चाहता हूँ, केवल 3000 रुपए पर किलो में। राहुल जानता था कि उसका प्राइस जरूरत से ज्यादा थी, फिर भी वो इतने पैसों से बेचना चाहता था। राहुल का ऑफर प्राइस सुनकर आकाश उसे बोला, अच्छा मजाक करते हैं मिस्टर राहुल, आप किस तरह की डील करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस शहर और आसपास के किसी भी सप्लायर्स के पास किंग प्रॉन्स नहीं मिल रहे हैं। डिमांड और सप्लाई को देखते हुए मैंने ई डील करने का सोचा है। अच्छी कीमत पर टॉप क्वालिटी के किंग प्रॉन्स मैं आपको दे रहा हूँ। हमारे पास इस देश की सबसे अच्छी सप्लाई चेन है और मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि आपकी कीमत सच में बहुत ज्यादा है, पर क्योंकि आप खुद चल कर आए हैं तो मैं एक काउंटर ऑफर देना चाहूंगा। मेरा ऑफर है। इससे पहले आकाश कोई ऑफर देता, राहुल ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, इतना परेशान मत होइए, मेरा डील आपके लिए बहुत अच्छी है। आपको टॉप क्वालिटी के किंग प्रॉन्स इतने कॉम्पिटिटिव प्राइस में अगर कोई दे देता है तो आप उससे डील कर सकते हैं। मेरे किंग प्रॉन्स इतने वेट नहीं कर सकते। आई एम सॉरी मिस्टर राहुल, मैं आपके साथ ये डील नहीं कर सकता। अगर आप प्राइस में कुछ नेगोशिएट करेंगे तो शायद ये डील हो सकती है। आप एक गोल्डन चांस गवा रहे हैं। मैं आपका इंतजार रिसेप्शन में कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा डील ठीक लगेगा तो मुझे बोलिएगा। ऐसे बोलकर वो केबिन से चला जाता है। राहुल जाने के बाद आकाश और भी परेशान हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो सीनियर मैनेजर के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है। आकाश, तुमने ये क्या किया? तुमने ये डील क्यों ठुकरा दिया? तुम्हें अच्छे से पता था कि मार्केट में किंग प्रॉन्स नहीं मिल रहे हैं। सर, उनका प्राइस मुझे ज्यादा लगा, इसलिए मैंने डील ठुकरा दिया। तुम जानते हो उसके वजह से हम अपनी होटल का रेपुटेशन गंवा सकते हैं। आज रात की पार्टी में अगर हम किंग प्रॉन्स सर्व नहीं किए तो हमारा क्लाइंट हम पर केस करेगा, उसमें हमारा रेपुटेशन खराब होगा। तुमको सामने से कोई ऑफर दे रहा था और तुमने उसकी ऑफर ठुकरा दी। तुमने ऐसे करके सारा काम बिगाड़ दिया है। अब जाओ जल्दी से उसके पास, वो जो रेट बोलता है उसे पैसे देकर उससे सारा किंग प्रॉन्स खरीद लो। जाओ। ठीक है सर। उसके बाद आकाश तुरंत राहुल के पास जाता है और बोलता है, मिस्टर राहुल, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। मेरे वजह से आपको इतना वेट करना पड़ा। मैं आपसे सारा किंग प्रॉन्स खरीदना चाहता हूँ, वो भी आपकी दिए हुए रेट में। ये बात सुनकर राहुल मन ही मन खुश हो जाता है और डील पूरी करता है। कुछ पेपर्स की फॉर्मेलिटीज पूरी कर वो किंग प्रॉन्स की डिलीवरी करता है। उसके बदले आकाश उसे 60 लाख रुपए देता है। उसमें से राहुल 23 लाख विक्रम को देता है।
और बाकी की पैसे से वो प्लॉट खरीदकर उसकी प्लॉटिंग करने की सोचता है। उसके बाद राहुल जमीन खरीदकर उसका प्लॉटिंग करता है और कुछ पैसे अपनी बेटी की स्कूल फीस देने के लिए रखता है। वो जब घर लौटता है तो रास्ते में वो देखता है एक औरत अपनी बेटे को पकड़कर रो रही थी। दरअसल उस बच्चे को एक गाड़ी ने टक्कर मार कर चला गया था, इसलिए वो औरत मदद के लिए पुकार रही थी और रो रही थी। राहुल उस औरत के पास जाता है और उसकी बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और उसके इलाज के लिए उसके पास जो पैसे थे वो उस औरत को दे देता है। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपकी वजह से आज मेरे बेटे को एक नई जिंदगी मिली। भगवान आपकी जिंदगी खुशियों से भर दे। सब भगवान की मर्जी, मैं तो एक माध्यम हूँ। ऐसे बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसको घर पहुँचते काफी रात हो चुका था, इसलिए वो सीधा जाकर अपनी कमरे में आराम करता है और सोचता है, मेरे पास अब कुछ पैसे बचा नहीं है। अगर कल प्लॉटिंग के पैसे आ जाता है तो मैं उस पैसे से रिया की स्कूल फीस भर दूंगा। ऐसे सोचकर उसका आंख लग जाता है। अगले दिन वो न्यूज़पेपर में एक खबर देखकर उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो जो जमीन खरीदा था वो जमीन पर गवर्नमेंट ने रेलवे मेट्रो बनाने के लिए अधिकृत नोटिस जारी किया होता है और उस जमीन का मुआवजा में भाव 3 गुना मिलेगा। रातों रात राहुल का नसीब में उलटफेर होने जा रहा था। कुछ दिन के अंदर उसको गवर्नमेंट की सेटलमेंट में वो 1 करोड़ का मालिक बन जाता है। उसके बाद राहुल एक खुशी की खबर अंजलि को सुनाता है और पिछले कुछ दिनों में वो जो स्ट्रगल किया था उसका पूरा वृतांत अंजलि को विस्तार से बताता है। ये सब सुनकर अंजलि की आंखें भर आती है और वो राहुल से अपनी बुरी बर्ताव के लिए माफी मांगती है। राहुल उसे खुशी से गले लगा देता है और उसको उसकी कंपनी को भरपाई करने के लिए 20 लाख रुपए देता है। अंजलि, मैं अब आता हूँ। तभी एक अलौकिक रोशनी उसे दिखाई देती है। राहुल, तुम मुझसे जो वादा किया था वो तुम अच्छी तरह से निभाए हो। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा अच्छाई की वजह से न सिर्फ तुम खुद की जिंदगी में बदलाव लाए हो, साथ में दूसरे का भी जिंदगी में खुशी दिए हो। प्रकृति के नियम को तुम अच्छी तरह निभाए हो। ये मानवता का श्रेष्ठ प्रतीक है। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ। जाओ, मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पत्नी और बेटी के जिंदगी भी वापस करता हूँ। जाओ, खुशी से रहो और दूसरे का मदद करो। ये बात सुनकर राहुल खुश हो जाता है और अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुश रहता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।